सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात कर रहे हैं अमेरिका की कृषि के बारे में। अमेरिका में भी और विशेष रूप से अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में हम बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। विद्यार्थियों, एक समय था जब अधिकांश उत्तरी अमेरिका में वन थे। पूरा का पूरा जो उत्तरी अमेरिका है, ये तो अपन संयुक्त राज्य अमेरिका को देख रहे हैं क्योंकि यहाँ विशेष रूप से कृषि पेटियां विकसित हुई थी। बाकी अपन बात उत्तरी अमेरिका की कर रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका का जो पूरा, चाहिए आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे इसमें दूसरा पार्ट हो, इसका ऊपर कनाडा हो, चाहे मेक्सिको, पूरा का पूरा जो प्रदेश है, इस पूरे के पूरे प्रदेश में केवल वन ही वन थे। लेकिन जैसे जैसे यूरोपीय लोगों का यह आगमन हुआ, आपको सभी को पता है कि अमेरिका की जो खोज की थी वो किसने की थी। सभी को पता है ना, अपन ने जो अध्याय के आरंभ में पढ़ा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसकी नई, जिसको नई दुनिया के नाम से भी जानते हैं। इसको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो खोज की गई वो कोलंबस द्वारा की गई। 1492 में सबसे पहले कोलंबस आए थे, बहुत ही कठिन यात्रा करते हुए, और यहाँ पहुंचे। और उसके बाद में धीरे धीरे अन्य यूरोपीय लोग यहाँ पहुंचे। और यूरोपीय लोग जैसे जैसे पहुंचे, वैसे वैसे यहाँ जो वन थे, उन वनों को काटते गए, काटते गए, काटते गए, सफाया करते गए उनका। और वनों का सफाया करके और इस स्थान पर कृषि का कार्य आरंभ किया। यहाँ विस्तृत कृषि का विकास हुआ। यहाँ जो एग्रीकल्चर की जा रही है वो इंडिया की जैसी एग्रीकल्चर नहीं है। यहाँ की सारी कृषि है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। अपने यहाँ तो एक खेत होता है, उसमें मूंग भी बो देते हैं, मोठ भी बो देते हैं, चौले भी बो देते हैं, जौ भी बो देते हैं, और बाजरा भी बो देते हैं। यानी एक ही खेत के अंदर अपन बहुत सारी फसलें पैदा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक पूरा पर्टिकुलर एरिया नजर आएगा। उस एरिया में केवल एक ही तरह की जिस फसल का विशिष्टीकरण होगा, वही वो फसल वहाँ लगातार कंटिन्यू चलती जाएगी, चलती जाएगी। तो इस तरह ये विशिष्ट एरिया होते हैं। और विशिष्ट एरिया में एक बहुत बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। उस कृषि को हम कहते हैं विस्तृत व्यापारिक कृषि, या एक्सटेंसिव कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। और यहाँ पर देश की आवश्यकता के साथ साथ आवश्यकता पूरी करने के लिए तो अनाज पैदा किया ही जाता है। जैसे देश में गेहूं की आवश्यकता है तो गेहूं पैदा कर रहे हैं, मक्का की आवश्यकता होती है तो मक्का पैदा कर रहे हैं, तंबाकू की आवश्यकता है, तंबाकू पैदा कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ निर्यात भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। अपने यहाँ पर देश की जो जनसंख्या है, लगभग 60% जनसंख्या कृषि में लगी हुई रहती है। लेकिन अमेरिका की केवल मात्र 10%, कितना बोल रहा हूँ मैं, 10%, 10% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। केवल 10%, बहुत कम प्रतिशत है जो कि में लगा हुआ है। फिर भी यहाँ पर कृषि का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सारी जो एग्रीकल्चर है वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है। सारी की सारी यांत्रिक तरीकों से की जाती है, मशीनों से सारा काम किया जाता है। ह्यूमन लेबर का काम बहुत कम है, और ह्यूमन लेबर है भी यहाँ बहुत कम। यहाँ पे खेत बहुत लंबे चौड़े चौड़े हैं। गांव बहुत दूर दूर तक आप जाओगे, कंटिन्यू चलते ही जाओगे, चलते ही जाओगे, किसी तरह का कोई गांव आपको नजर नहीं आएगा। बहुत बड़ी बड़ी दूरी पर गांव और शहर नजर आते हैं। और कंटिन्यू खेत ही खेत, बड़े लंबे चौड़े मैदान ही मैदान आपको नजर आते हैं। तो ये यहाँ की कृषि कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, मक्का, जौ, जई, सोयाबीन, कपास, गन्ना, तंबाकू और पशुपालन भी किया जाता है। इसलिए चारे की फसलें, फल, सब्जियां आदि विस्तृत पैमाने पे की जाती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे कृषि का विकास हो रहा है, वैसे वैसे वन लगातार समाप्त होते जा रहे हैं। ये एक चिंता की बात है। और अभी आपने कुछ समय पहले टीवी पे भी काफी न्यूज़ सुनी होगी कि कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी हुई। और कैलिफोर्निया के जंगलों की आग इतनी जबरदस्त लगी हुई है कि वहाँ जो आवागमन के साधन है उन क्षेत्रों से, वो भी बंद करने पड़ रहे हैं। और कई कई महीनों तक वो आग लगातार चल रही है। अमेजन के जंगलों में भी पहले, कुछ समय पहले आग लगी थी, वो भी काफी खतरनाक हुई। और ब्राजील वगैरह देश उसमें पर्सनली इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे थे कि इस आग को कैसे करके बुझाना चाहिए। और अमेजन के जो जंगल थे उनको तो संसार के लंग्स भी कहा जाता है, वर्ल्ड के लंग्स। क्यों? क्योंकि पूरे संसार को ऑक्सीजन देने में बहुत बड़ा रोल अमेजन जो नदी है उसके जंगलों का था। इसी तरह कैलिफोर्निया का भी बहुत बड़ा रोल है। कैलिफोर्निया के जंगलों में भी आग लग गई थी, जो कि काफी पूरे विश्व के लिए चिंता की बात थी। अपन यहाँ बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन गेहूं की। गेहूं में यहाँ पर दो प्रकार के गेहूं की पैदा किया जाता है, बसंतकालीन गेहूं और शीतकालीन गेहूं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों ही विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक
देश हैं। यहाँ विस्तृत भागों में गेहूं का उत्पादन बहुत लंबे चौड़े चौड़े लंबे लंबे कई दूरियों तक फैले खेतों में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का लगभग 10% गेहूं, यहाँ की केवल 10% जनसंख्या सारी की सारी एग्रीकल्चर में लगी हुई है। और विश्व का 10% गेहूं तो केवल अमेरिका पैदा कर देता है, तथा ये विश्व में गेहूं उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। यदि गेहूं उत्पादन में प्रायोरिटी करें तो अमेरिका का विश्व में तीसरा स्थान आता है, बहुत ही कम लोगों के साथ। यहाँ बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा गेहूं की कृषि की जाती है। और भारत में हरित क्रांति के बाद मशीनीकरण हुआ, वो भी अमेरिका से ही एक तरह से नकल किया हुआ पैटर्न था। 2010 में यहाँ 5514 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ। यहाँ गेहूं के 5 प्रमुख क्षेत्र है। बसंतकालीन गेहूं क्षेत्र, ये प्रेरीज घास के जो मैदान है, उन प्रेरीज घास के मैदानों में ये कृषि की जाती है विशेष रूप से। ये आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, खाली डॉट डॉट। यहाँ पर भी गेहूं पैदा किया जाता है। और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है ये एक और भरे हुए डॉट्स, इनमें भी गेहूं पैदा किया जा रहा है। तो ये जो मेन रूप से एरिया है, ये एरिया आपका वो एरिया है जहाँ पर कि प्रेरीज घास के मैदान है। उत्तरी जो अमेरिका का उत्तरी भाग है, उसमें प्रेरीज घास के मैदानों में ये बसंतकालीन गेहूं पैदा किया जाता है। दूसरा शीतकालीन गेहूं क्षेत्र, ये आपके टक्सास, ओहियो, इलिनॉइस, इंडियाना वाला क्षेत्र है, उसमें ये किया जाता है। और मसूरी, इसके अलावा कोलंबिया का पठार है, कैलिफोर्निया का में भी ये शीतकालीन गेहूं पैदा किया जाता है। तो गेहूं के मामले में अमेरिका विश्व में तीसरा स्थान रखता है। दूसरा प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के दो देश हैं जो गेहूं उत्पादक है। नंबर 1 तो आपने देख लिया कि अमेरिका, और दूसरा है कनाडा। कनाडा में गेहूं की खेती प्रमुखता से की जाती है। यहाँ गेहूं का उत्पादन दो क्षेत्रों में होता है। बसंतकालीन गेहूं, जिसमें स्केचवान, मानीटोबा एवं अल्बर्टा राज्य सम्मिलित हैं। शीतकालीन गेहूं, इसका विस्तार महान जो झील प्रदेश है, लेक रीजन है, इस लेक रीजन के उत्तरी भागों में, यहाँ लेक रीजन है, आप सभी जानते हैं। ये उंगलियाकार लेक रीजन है, जैसे हाथ की उंगलियां होती है उसी तरह के लेक रीजन है, उंगलियाकार लेक रीजन। और उस उंगलियाकार लेक रीजन में जो क्षेत्र आता है वो आपका शीतकालीन गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अंतर्गत ओंटेरियो जो राज्य है वो आता है। कुछ राज्य जैसे क्यूबेक राज्य में भी गेहूं पैदा किया जाता है। और कनाडा गेहूं का प्रमुख निर्यातक देश है। यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, तो यहाँ पर काफ़ी पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा आपके कनाडा में रहते हैं, सरदार लोग, सिख लोग। तो यहाँ पर ये सभी गेहूं का पैदा करने का काम करते हैं। और गेहूं की यहाँ पर खपत बहुत कम है, जनसंख्या कम है, इसलिए ये बहुत बड़ा गेहूं का निर्यातक भी है। तो ये अपन ने बात की थी कि गेहूं के बारे में। दूसरा, अमेरिका में जो मेन रूप से कृषि की जाती है वो की जाती है मक्का की। तो यहाँ पर जो कृषि की जा रही है वो बड़ी बड़ी क्षेत्रों में की जाती है, और उन क्षेत्रों को कहते हैं पेटी। जैसे मक्का पेटी है, तो उस क्षेत्र में आप चले जाओगे तो आपको चारों तरफ केवल मक्के ही मक्के के खेत नजर आएंगे। इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आएंगे। और खेत भी अपनी तरह छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े पैमानों पर कई कई किलोमीटर एरिया में मक्का ही मक्का के खेत आपको नजर आएंगे। और ऐसा माना जाता है कि मक्का का जन्म स्थल अमेरिका ही है, अमेरिका या मेक्सिको, यानी कुल मिला के उत्तरी अमेरिका है, ये मक्का की जन्म स्थली भी है। कोलंबस के पहुंचने से पूर्व ये अमेरिका के आदिवासियों का प्रमुख भोजन था। जब यूरोपीय लोग पहुंचे नहीं थे, उससे पहले यहाँ जो रेडी इंडियन रहते थे, उन उन लोगों का मुख्य भोजन यही था। मक्का उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा 12 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ये चिकनी, दोमट और काम मिट्टी में अच्छा हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करता है। मक्का उत्पादन में अमेरिका का नंबर 1 स्थान है, फर्स्ट नंबर पे अमेरिका में। अमेरिका विश्व में फर्स्ट नंबर पे, जैसे गेहूं में अमेरिका कौन सा था, थर्ड नंबर पे था। लेकिन मक्का की बात करें तो मक्का उत्पादन में अमेरिका विश्व में नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन करता है। और भी मक्का उत्पादन करके खाता नहीं है, पशुओं को खिला देता है ताकि पशु मोटे तगड़े हो जाए। 2010 में 307 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन किया गया। यहाँ विश्व की लगभग 2/3 मक्का पैदा की जाती है। इसका उत्पादन मिसिसिपी की ऊपरी घाटी में, जो मिसिसिपी नदी है आपके,
लेक रीजन से निकलने वाली मिसिसिपी नदी है, जिसको अपन यूँ कहें कि ये इस एरिया से निकलती है, यहाँ इधर से यूँ निकल के आती है मिसिसिपी और मिसौरी नदी। तो ये मिसिसिपी का जो एरिया है, इस मिसिसिपी के एरिया में ये मुख्य रूप से पैदा किया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मानचित्र में भी, ये जो एरिया है, इस एरिया में ये मक्का मुख्य रूप से पैदा किया जाता है, या फिर कह सकते हैं ये मक्का की प्रमुख रूप से बेल्ट है, जो आपके लेक रीजन है इसके साउथ में कह सकते हैं कि हम ये पड़ती है। मेक्सिको के खाड़ी से लेके और महान झील तक और अटलांटिक सागर से पश्चिमी टेक्सास तक ये फैला हुआ है। यह मक्का की पेटी मध्य ओहियो से मध्य टेक्सास केंटुकी तक विस्तृत है। नेक्स्ट फसल, प्रमुख फसलों में आती है कपास। कपास की भी एक प्रमुख पेटी पाई जाती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कपास की पेटी। अब ये जो कपास की पेटी है, ये इस तरह लाइनिंग में आपको दिखाई हुई है। साउथ वाले पार्ट है इसमें अमेरिका के लेक रीजन के, सबसे पहले तो आ गई आपके लेक रीजन के जस्ट पास में ही ये आपकी मक्का की पेटी मिसिसिपी और मिसौरी की घाटी में। और उसके बाद में आप देख सकते हो कि ये जो ट्रक फार्मिंग का प्रदेश है 8 नंबर, उससे थोड़ा सा उत्तर में, और हम दक्षिण में भी कह सकते हैं, दक्षिणी भाग में हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पार्ट में ये कपास की खेती मुख्य रूप से की जाती है। यहाँ की जलवायु इसके अनुकूल है, इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए जो यहाँ पे मिलता है, और इसको पकते समय 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चाहिए, और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि इसके बिनोले आते हैं उसके लिए चाहिए, वो है 100 दिन पाला रहित। 100 दिन पाला रहित सबसे लंबा पीरियड होता है, और ये केवल कपास को ही चाहिए 100 दिन पाला रहित। बाकी फसलों के लिए इतना लंबा पीरियड पाला रहित नहीं चाहिए। तो ये इस फसल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यदि इस फसल में पाला गिर गया तो ये फसल खराब हो जाती है। तो 100 दिन पाला रही थी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस फसल के साथ में। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की 16% कपास पैदा करता है, और यहाँ मिसिसिपी की घाटी और पूर्व सहायक या जो नदी की घाटी में ये पैदा किया जाता है। टक्सास इसका मुख्य प्रदेश है जहाँ ये पैदा की जाती है। और ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में ये मुख्य रूप से पैदा की जाती है। इसके बाद एक और बड़ी प्रमुख फसल यहाँ पे पैदा की जाती है, उस फसल का नाम है तंबाकू। ये आप देख रहे हैं चौकड़ी से बनी हुई, यानी कप मक्का पेटी और कपास पेटी के बीच का एरिया। ये ये आपकी क्या थी, मक्का पेटी, और ये आपकी थी कपास पेटी। इन दोनों के बीच का ये एरिया 3 नंबर जो मैंने लिखा है, ये वाला एरिया है अपना तम्बाकू का। तो तम्बाकू संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व में सबसे ज्यादा तम्बाकू उत्पादन करने वाला देश है। तम्बाकू उत्पादन के मामले में अपन बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में नंबर 1 है, तम्बाकू उत्पादन में नंबर 1 है। और ये एरिया है जो ये वाला एरिया है जिसमें ये पैदा किया जाता है। ये विश्व के लगभग 40% तम्बाकू पैदा करता है। तम्बाकू उत्पादक का जो मुख्य क्षेत्र है वो मैरीलैंड से वर्जीनिया और कैरोलिना तक फैले हुए हैं। और यहाँ की 90% तम्बाकू केंट की, कैरोलिना, वर्जीनिया, टेनेसी, ओहियो जो राज्य हैं ये साउथ में, इन्हीं सभी राज्यों में की जाती है। इस तरह ये कुछ प्रमुख फसलें थी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में की जाती है। एक संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बहुत अच्छी टर्म काम में ली जाती है काफ़ी जगह, वो काम में ली जाती है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग का मतलब क्या हुआ, जो फसल या ट्रक फार्मिंग वाला जो एरिया है, इस ट्रक फार्मिंग वाले एरिया में 8 नंबर से, जैसा कि आपको दिखा रखा है ये डार्क कलर से, ये आपके ये वाला एरिया जो डार्क कलर से दिख रहा है 8 नंबर का एरिया, ये साउथ में, ये बिल्कुल अमेरिका के बिल्कुल साउथ में, यहाँ पैमाने पर सब्जियां पैदा की जाती है, और उन सब्जियों को ट्रकों में भरा जाता है, और फिर उनको नगरों तक पहुंचाया जाता है। तो ट्रक में भरा जाता है, इसीलिए कौन सी सब्जियां, कौन सी खेती के ट्रकों में बढ़ने वाली खेती।
ट्रकों में बढ़ने वाली कृषि, तो उसके नाम से इसका नाम पड़ गया ट्रक फार्मिंग। तो ट्रक फार्मिंग अप्लेशियन जो पर्वतपदीय क्षेत्र हैं उनमें ये मुख्य रूप से की जाती है। यहाँ गेहूँ, मक्का और घास भी उगाई जाती है, परंतु सब्जियों का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। और यहाँ के जो नगर हैं उनकी आपूर्ति ये यहाँ का प्रदेश ही सब्जियां पैदा करके करता है। और न केवल अमेरिका बल्कि पूरे विश्व के कई देशों में इनकी सब्जियां बाहर जाती है, यानी दूसरे देशों को सब्जियां निर्यात भी की जाती है। और यहाँ की जो जलवायु है वो सब्जियों के लिए बहुत ही उत्पन्न उत्तम जलवायु है, तटीय जलवायु है, इसलिए मौसम बहुत अच्छा रहता है। यहाँ वर्ष यहाँ पर एक वर्ष में एक खेत से चारे तक की फसल पैदा भी की जाती है और सब्जियां भी बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। और यहाँ बड़े बड़े नगर भी है निकट, इसलिए ट्रकों से उनको पहुंचाने से किसानों को फायदा भी खूब होता है। ये और एक और चीज़ थी, वो थी ये इधर आपके पश्चिम में कैलिफोर्निया वाला जो प्रदेश है, इस कैलिफोर्निया वाले में भी सब्जियां काफ़ी पैदा की जाती है। और यहाँ की सब्जियां भी बहुत फेमस एरिया है ये भी। थोड़ा मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया इसको, तो और छोटा क्या है, तो ये जो कैलिफोर्निया वाला एरिया है, इस कैलिफोर्निया वाले एरिया में भी ये भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है। और इस भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में भी फसलें, विशेष रूप से सब्जी और फलों का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। और सब्जियों की वैरायटी भी बहुत होती है, इसलिए इसको सलाद का कटोरा, सलाद सलाद होता है आपके, सलाद में बहुत सारी चीज़ें लेते हैं हम, इसी तरह इसको भी कहते हैं सलाद का कटोरा। यानी यहाँ पर भी सब्जियां बहुत बड़े पैमाने पर पैदा की जाती हैं। तो ये अपन ने बात की थी अमेरिका में कौन कौन सी मेन मेन सब्जियां पैदा होती है एग्रीकल्चर के बारे में, कि कौन कौन सी कृषि मुख्य रूप से होती है। और उसमें अपन ने पाया कि अमेरिका में जो कृषि होती है उनमें विस्तृत कृषि होती है, बहुत बड़े पैमाने पर कृषि होती है, लंबे लंबे चौड़े चौड़े खेत होते हैं और उसमें मशीनीकरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। थैंक यू।